प्रोफेसर साहब, इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरी पारी में आप मंत्री बने हैं। आपकी व्यक्तिगत तौर पे मंत्री के रूप में क्या प्राथमिकताएं हैं? मोदी जी ने जो देश के किसानों को आश्वस्त किया है, वादा किया है, प्रयासरत है किसानों की इनकम दुगनी होनी चाहिए। जी जी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि विभाग की, जी हॉर्टिकल्चर विभाग की और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी विभाग की जी 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 है ही है। जी जी, तो परंपरागत खेती से किसान की आय दुगनी होती तो ये देश करोड़पतियों का देश होता। भारत एक कृषि प्रधान जी जी, अगर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा तो जी और प्रयासरत भी है कि हम आय दुगनी करेंगे। जी जी, खेती घाटे की हुआ करती थी। जी यदि खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक अपने खेतों में काम करने की अपनी मेहनत की भी लागत लगानी चाहिए, मनरेगा के बराबरी, तो खेती घाटे की थी। ऊपर से किसान क्या किसी को माफी नहीं है। यदि कोई 70 वर्ष के उनके घर में पिताजी या ग्रैंडफादर है तो उनको भी कहा जाता है ट्यूबवेल पे जाके सो जी, तो खांसते रहोगे तो चोरी नहीं होगी और दूसरे से काम किया जाएगा तो 10-12 हजार रुपये लेगा। 5 साल के बच्चे से कहा जाता है कि भैंस के बच्चे को यहाँ से वहाँ बांध दे, बिल्कुल, और सानी कर दे। जी जी, तो सब लोग जब काम करते हैं तब भी जाके दाल रोटी हो पा रही है। तो किसान की आय दुगनी का हमारा विभाग उन्नत किस्म के पशुपालन, जी जी, मुर्गी पालन, सब अपना, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, एवं गधा और गधी, जी जी, खच्चर, घोड़े, इनके पालने से, और अब कृषि विभाग का काम आ जाता है प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती, औषधि खेती, और अब फिर कृषि विभाग का काम आ जाता है जो आपके माध्यम से देश के किसानों को कहना चाहेंगे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल। जी जी जी, 80% सब्सिडी, पानी कम और लागत कम हो गई और यील्ड बढ़ गई, और स्प्रिंकलर इरिगेशन खर्चा 60% पानी बचता, 4% यील्ड बढ़ती। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे किसान परंपरागत जो ग्रैंडफादर ने कहा 1 बीघे में इतना गेहूं बोना है तो नहीं बो रहे हैं, इस पे मत चलो, कृषि वैज्ञानिकों की बात माने। पूसा और अन्य संस्थाएं, ICAR की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, रात दिन इस समय भी काम कर रहे हैं, कृषि से सुझाव देती है, तो लैब से लैंड तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो एक और चीज है कि नैनो यूरिया का प्रयोग करें, तो उसमें 50 रुपए बैग बचेगा, और नैनो DAP, और उसको ड्रोन से करें या स्प्रिंकलर से करें तो पत्तियों के माध्यम से फर्टिलाइजर जड़ों तक जाएगा, और 2 पौधों के बीच में जो सॉलिड खाद पड़ जाती है वो वेस्ट हो जाती है। प्रोफेसर साहब, आप लंबे समय से अनुसूचित जाति के मुद्दों से जुड़े रहे हैं। आज सामाजिक और राजनीतिक माहौल में दलित राजनीति किस दिशा में जा रही है? निश्चित तौर से मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में कोई वर्ग अछूता नहीं है जो लाभ ना ले रहा। आज भारतीय जनता पार्टी में सब सर्वाधिक पिछड़े MLA हैं, MP हैं, MLC हैं, राज्यसभा में हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से सर्वाधिक आज तक के इतिहास में दलित MLA हैं, MP, वो सीटें तो रिजर्व में आना है हमको, लेकिन बीजेपी से आ रहा है। सर्वाधिक दलित MLA, MP, MLC, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों में मंत्री और दिल्ली में मंत्री। तो ये मोदी जी ने राजनीतिक अंत्योदय किया। अंत्योदय का मतलब केवल ये नहीं है कि अंतिम व्यक्ति को मकान बना दे, खाना देते हैं, चिकित्सा करते हैं, राजनीतिक अंत्योदय। लेकिन एक सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। तो ये जो विभेद है उसमें बहुत से लोग उसको आरक्षण की दृष्टि से भी देखते हैं और बौद्धिकता को देख कर करते हैं। इसलिए बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की माननी चाहिए। उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो दहाड़ता है नहीं तो मिनमिनाता है। तो इस वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और स्कॉलरशिप का भी एक रिकॉर्ड बना दिया गया है CBSE के लिए।
प्रोफेसर साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, वहां से सांसद कई बार जीते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जो बीजेपी जीत रही है, इसका श्रेय किस फैक्टर को दे रहे हैं? वर्षों बाद सरकार रिपीट हुई है। जी जी। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 77 के बाद की बातें मेरे को याद है। उससे पहले तो कांग्रेस थी, 77 में जनता पार्टी आई, लेकिन 80-84 में कांग्रेस आ गई, 89 में फिर जनता दल आया, 91 और में बीजेपी आई, 93 में सपा बसपा आ गया, फिर मिलीजुली बनी। बहुत साल बाद फिर सपा, फिर बसपा, फिर सपा, फिर बसपा, फिर सपा, फिर बसपा, ऐसा 4-4 बार हुआ। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। अचानक क्या हुआ कि 14 में राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी का उदय होता है। तो जहां 73 एमपी यूपी से जीते और एमएलए 49 थे, क्योंकि 49 उनके नेतृत्व में नहीं लड़े, तो 49 आए थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसी राज्य में 73 सांसद आ गए। केवल 7 लोग वो हारे थे, जो 5 मुलायम सिंह जी के परिवार के सामने लड़े, और 2 लोग वो हारे जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीते थे। तो स्वाभाविक बात है कि ये मोदी जी ने एकदम माना। 50 एमएलए का मतलब होता है 10 एमपी, और 10 एमपी भी आए थे, 10 ही एमपी थे उसके बाद। तो निश्चित तौर से ये उनके बाद तो बहुत साल बाद वो आए, योगी जी सीएम बने, फिर रिपीट हुई। उसमें सीएम का भी योगदान है, पीएम ने तो एक बेस बना ही दिया था, उसको मेंटेन करना था। तो यूपी के कानून व्यवस्था ने दोबारा लाया है, और इसमें प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान है बेस को बनाने में। जी, इस पे एक सवाल ये आ रहा है प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश में योगी अपना आधार बनाए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने अपना जनाधार तैयार किया है, तो इससे आप सहमत हैं कि दोनों के जनाधार इंटैक्ट है अभी? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय आधार पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक भारतीय जनता पार्टी का कमल को मोदी जी ने खिलाया है, कोई दो राय नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश भी, और दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है। तो 49 एमएलए विरासत में मिले थे और 10 एमपी, और अचानक ऐसा नहीं हो गया कि पार्टी ने बड़ी मेहनत करी तो पार्टी 73 पे आ गई। तो एक व्यक्ति की पूंछ पकड़ करके बेहतरीनी सभी सांसद प्रत्याशियों ने पार की है। प्रोफेसर साहब, सरकार ने, बीजेपी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। तो इस नारे में आपको लग रहा है कि दलित पिछड़े वर्गों को समाहित किया गया, उनको उनका उचित नेतृत्व दिया गया? इसमें आप दलित और पिछड़े और माइनॉरिटी को तो छोड़ो, इसमें टॉप जो 1000 लोग हैं, एलीट क्लास है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, से लेकर के और अंतिम मनरेगा के मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। क्योंकि मोदी जी की योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजना है, उनका आधार आर्थिक है। अब उसमें जो आए, या आप हॉस्टल में हम लोग पढ़ते थे तो एक जो खाना मैस में बनाने आती थी, मिसराइन होती थी, तो वो भी तो गरीब है ना, तो गरीबी आधार है। लेकिन सवर्ण की तुलना में और ओबीसी की तुलना में दलित और माइनॉरिटी ज्यादा गरीब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर रही है। तो अब जो योजना है 80 करोड़ जो 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं, ये सबका साथ सबका विकास है, आर्थिक आधार है। लेकिन दलित की जो आप बात की, ओबीसी की, इनके लाभार्थी और माइनॉरिटी के लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है। अगर 100 का देखा जाए तो 80 के आसपास ये 3 ही वर्ग निकल के आते हैं। तो 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है, या आयुष्मान कार्ड का भी गरीबी आधार है, किसान सम्मान निधि भी सीमांत किसान है, और मुद्रा योजना वहाँ गरीबी लेता है। उसके अलावा तीनों उसकी शिशु, तरुण और किशोर, और इसके अलावा स्वनिधि योजना, अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज्जा वाले, बर्गर वाले, चाउमीन वाले, मोमोज वाले, पंचर वाले, गजक वाले, रेवड़ी वाले, मूंगफली वाले, ये गरीब लोग होते हैं और ये अपने ठेल से रोजगार करते हैं। तो स्वनिधि योजना और मुद्रा में इन्होंने बड़ा लाभ उठाया। इसलिए आप कह सकते हो कि राजनीतिक रूप से भी 80-20 लोगों का राजनीतिक अंत्योदय हुआ और ये आर्थिक अंत्योदय हुआ। प्रोफेसर साहब, आपने दोनों सरकारें देखी है, लंबे समय से आप राजनीति में हैं, भाजपा की सरकार आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं, दोनों में मौलिक अंतर आपको क्या दिख रहा है जिसको आप जनता के सामने ले जा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में जन कल्याणकारी योजनाएं कम थी। आज वो अपने गिनाएंगे बाद वाले में तो सूचना का अधिकार
मनरेगा और कर्जा माफी के अलावा चौथी बात कह नहीं पाते हैं। और यदि इंदिरा गांधी जी के एक नारे से गरीबी हटाओ का नारा लगा, हमारे गांव में पंचायत हुई, बड़ा छोटा था कि भाई गरीब लोगों की पंचायत हुई, और ये का एक बटन दबानी है, बटन नहीं था, मोहर लगानी है गाय बिछड़े पर। तो 70 के दशक की बात। हाँ, तो गरीबी हट जाएगी। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, ये होगा, उसके बाद गरीबी हटाओ, ये दो मौलिक शब्द तो नहीं, हाँ शब्द अक्षर नहीं है, इन दो शब्दों ने, क्योंकि गरीबी आज की तुलना में ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा भाई एक मोहर लगानी है, गरीबी दूर हट जाएगी। अगर गरीबी दूर हट जाती तो ये 80 करोड़ लोग विरासत में मिले मोदी जी को, 11 करोड़ लोग शौचालय के लिए मिले, 10-11 करोड़ लोग आवास के लिए मिले, 10-12 करोड़ गैस के सिलेंडर के लिए मिले। इसका मतलब गरीबी नहीं हटी। तो गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल था। गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो गरीबी को बनाए रखेंगे तो वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन आज ये है कि मूल प्रश्न क्या था? आज ये है कि ये नारा चरितार्थ जमीन पर हुआ। प्रोफेसर साहब, संविधान संशोधन और सामाजिक न्याय के बीच में तारतम्य कैसा है? सरकार आपको किस तरीके से नजर आ रही है? संविधान संशोधन की बातें आपकी पार्टी और सरकार दोनों कर रही है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान में जगह अब नहीं मिलनी चाहिए, ये मूल रूप से संविधान के हिस्से नहीं है, इंदिरा गांधी ने इसको ऐड किया है। इस पूरे नजरिए को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देश काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन हुए हैं, जी, जनहित में और राष्ट्रहित सर्वोपरि में। लेकिन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आपातकाल के ही 27 महीने में सर्वाधिक संविधान संशोधन हुए, जिसमें प्रस्तावना तक के साथ छेड़छाड़ हुई है। और इस 11 साल में, अगर 11 साल का टेन्योर लोग, कहाँ से 50 में संविधान लागू हुआ था, 50 से 61, 61 से 72, 72 से 83, 83 से 94, 94 से 2005, 5 से 16, तो इनमें संविधान संशोधनों की संख्या ज्यादा है। और आप समझ रहे हैं कि कौन सरकार चला रहा था। इस 11 साल में सबसे कम संविधान संशोधन हुए, और जो हुए वो बड़े ऐतिहासिक हुए, जिसमें धारा 370 खत्म करना या खत्म करना, या 3 तलाक का मामला है, गृह मंत्रालय के वो है। प्रोफेसर साहब, चुनावी मौसम चल रहा है, तरह तरह की बातें विपक्ष ईवीएम पे, प्रशासन पे, न्यायपालिका पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका जवाब आपके पास क्या है? हमारा विपक्ष जो यूपीए है, एनडीए है, वो अकेला ऐसा विपक्ष विश्व में है जिसके नेता लोग विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं। तो वो इमेज जाती होगी कि हमारे यहाँ तो न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ मुस्लिम को परेशानी हो रही है, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा मजबूत होना चाहिए, उसको पूरे देश को योगदान करना चाहिए। और ईवीएम तो बेचारी, मुझे उस पे इतना रहम आता है, लेकिन जब तक अशिक्षित लोग रहते हैं तो लोग बहका लेते हैं। अब आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने ईवीएम से सरकार बनाई, गप नहीं बनाई, थू। अब क्षेत्रीय दलों पे आ जाओ, साइजेबल क्षेत्र जो मान्यता प्राप्त है, कहाँ से शुरू करें? दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने कई बार सरकार बनाई, इसमें पंजाब में ईवीएम से चल रही थी, और ईवीएम से ही दिल्ली की चली गई। पंजाब में कांग्रेस ने बनाई थी ईवीएम से। 4 और 9 वाली सरकार ईवीएम से मनमोहन सिंह जी की बनी थी, क्योंकि मैं शायद 2 बार एमपी रहा हूँ उससे, बैलेट से, उसके बाद ईवीएम से चुनाव लड़ना शुरू किया। सुदूर दक्षिण में डीएमके ने और एआईडीएमके ने दोनों ने सरकार बनाई। उधर पूरब में जाओ तो बिहार में आरजेडी ने बनाई, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बनाई, फिर इधर अपन जाए तो नॉर्थ ईस्ट में बन जाती है, इधर कश्मीर में भी बनाई है पार्टी ने। तो जब बन जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं बन जाती है तो नाचना है आना।